पंजाब की सूरत-ए-हाल गंभीर होती चली जा रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी गंभीरता में इजाफा होता चला जा रहा है। और आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक दो दिन का इशू नहीं है कि ये कल सेटल हो जाएगा, परसों सेटल हो जाएगा या हफ्ते में सेटल हो जाएगा। ये एक ऐसा इशू है जो आहिस्ता आहिस्ता स्नोबॉल की तरह फैलता चला जाएगा और ये आखिर में हिमालय जितना बड़ा हो जाएगा। और ये याद रखें कि पाकिस्तान में ये पहला इशू नहीं है, इस टाइप के बेशुमार क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आए और ऐसे ऐसे खौफनाक क्राइसिस आए कि पाकिस्तान के अंदर एक असम्बली के डिप्टी स्पीकर को असम्बली के अंदर कत्ल भी कर दिया गया था और रात की रात पूरी पूरी पार्टी चेंज हो जाती थी और उसका टाइटल भी बदल जाता था, उसका लीडर भी चेंज हो जाता था। फिर लीडर्स को उठा के जेलों में भी फेंका जाता था, मार्शल्ला भी लगते थे, डंडे भी पड़ते थे, सड़कों के ऊपर फेंटा भी लगता था। लिहाजा ये कोई नई दास्तान नहीं है जो आज रकम हो रही है, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो 65% आबादी है वो माजी से वाकिफ़ नहीं है, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और ये वो नौजवान हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान की तारीख़ का मुताला भी नहीं किया। लिहाजा शायद इन लोगों को अंदाज़ा ही ना हो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और इस किस्म के क्राइसिस जब माजी में आए थे तो उसको सेटल कैसे किया गया था। आज हम इस चीज़ पे बहस नहीं करेंगे कि पंजाब के अंदर गवर्नर क्या कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर क्या करेगा, अदालतें क्या करेंगी और वफाक के अंदर जो प्रेसिडेंट साहब जो कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और वो किस तरह गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे। पंजाब के अंदर रेंजर्स आ गई है, पंजाब के अंदर एफसी आ गई हुई है, पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट मार्शल लग रहा है, पंजाब के अंदर ऑलमोस्ट एमरजेंसी लग रही है। ये सारी चीज़ें जो हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज उस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे जिसकी तरफ अल्टीमेटली ये सारी सिचुएशन जा रही है कि इस सिचुएशन का एंड कहाँ पे होगा। वो जो चीज़ है वो मेरा ख्याल है आज का सबसे बड़ा सवाल है और हम आज का व्लॉग उस सवाल से उठाएंगे और उसी पे हम बात करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले माजी के कुछ वाक़यात मैं आपके सामने रखता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में माजी में होता क्या रहा है। पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था ग़ुलाम मोहम्मद। ये बड़े मशहूर ब्यूरोक्रेट थे और जब पाकिस्तान बना तो इसके बाद वो तरक्की करते हुए सेक्रेटरी बने, फिर उसके बाद एक मौका ऐसा आया कि वो गवर्नर जनरल बन गए। ये याद रखें कि पाकिस्तान के शुरू में गवर्नर जनरल सबसे बड़ा ओहदा होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता गवर्नर जनरल ख़त्म होकर उसकी जगह प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया था, फिर सदर का ओहदा डेवलप हुआ था। अब जो ग़ुलाम अहमद साहब थे उनकी एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, उन्हें फालिज हो गया, यानी वो जब गवर्नर जनरल थे तो उन्हें फालिज हो गया। अब वो क्योंकि पंजाबी नजात थे, उन्हें पंजाबी में गालियां देने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो सारा दिन जो सामने आता था उसको पंजाबी में गाली देता था। अब जब उन्हें फालिज हो गया और अब वो बोल नहीं सकते थे और गवर्नर जनरल भी थे, उन्होंने अपने एडीसी को बुलवाया और 110 गालियां उन्होंने लिखवा के अपने एडीसी के हवाले की और एडीसी एक गता जिसको क्लिप बोर्ड कहते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर लगा के गवर्नर जनरल के पीछे खड़ा होता था। अब गवर्नर जनरल ने फ़र्ज़ कर लें कि चीफ कमिश्नर कराची को बुलाया और उसे बुला के उसे कुछ चीज़ पूछी। अब ज़ाहिर है उनकी जो आवाज़ थी वो फालिज ज़्यादा थी, उसकी समझ नहीं आती थी। अब चीफ कमिश्नर को उनकी बात समझ नहीं आ रही तो चीफ कमिश्नर ने कभी दाएँ देखा कभी बाएँ देखा, तो उसके साथ ही वो इस किस्म का 4 किस्म का इशारा करते थे पीछे। तो उनका जो एडीसी होता था वो लिस्ट को देख के उसमें से 4 नंबर गाली जो थे उसको आइडेंटिफाई करता था और कहता था एक्सीलेंसी फरमा रहे हैं कि आप फ़लाँ चीज़ हैं। और इसके बाद जब उसको बात समझ आ जाती थी वो को वजाहत करने की कोशिश करता था तो वो फिर कहते थे 5-5, इसका मतलब ये है कि 55 नंबर की गाली इसको दे दें। तो अब जो एडीसी था वो लिस्ट में से 55 नंबर की गाली ट्रेस करता था और उसके बाद कहता था एक्सीलेंसी फरमा रहे हैं कि आप ये हैं। तो पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी गुजरा है कि जिसमें गवर्नर जनरल साहब को फालिज था और उस फालिज में भी वो सरकारी अफसरों को गाली देते रहते थे और इसके बावजूद वो अपनी कुर्सी पे चिमटे रहे और बड़ी मुश्किल से सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने उनको इस कुर्सी से उठाया। फिर सिकंदर मिर्ज़ा साहब की भी एक दास्तान आपको सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे आज के हालात पे आते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा फ़ौज के अफसर थे और ये सब कॉन्टिनेंट के पहले अफसर थे जिनका दाखिला सेंट हर्स्ट में हुआ था और ये दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एकेडमी है यूके के अंदर। तो वहाँ पे पढ़ के ये आए थे और उसके बाद ये फ़ौज में होते थे। फिर इन्होंने सिविल सर्विस को ऑप्ट किया और ये फ़ौज से सिविल सर्विस में चले गए और वहाँ से ये पॉलिटिकल विंग में चले गए और फिर ये पॉलिटिकल विंग में इन्होंने बहुत काम किए, मुख्तलिफ़ जगहों पे बड़ी अहम पोजीशंस पे ही रहे। उसके बाद सिविल सर्विस में ही होते होते गवर्नर जनरल बन गए। जब ये गवर्नर जनरल बने तो इनके जो पुराने कोलीग्स थे जो फ़ौज के अंदर इनके होते थे, जो इनके साथी थे, वो उस वक्त मेजर जनरल पे के ओहदे तक पहुँचे हुए थे। तो बतौर गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने एक दिन अपने आप को मेजर जनरल डिक्लेयर कर दिया, यानी उन्होंने लिख दिया
कि मैं बतौर गवर्नर जनरल ये ऑर्डर जारी करता हूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा जो पुराने फ़ौजी ऑफिसर थे उनके नाम के साथ मेजर जनरल लिखा जाए। लिहाजा आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज में या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा शख्स है कि जो आज भी फोत होने के बाद भी अपने रैंक पे कायम है। इनके साथ मेजर जनरल रिटायर नहीं लिखा जाता, जबकि पाकिस्तान में हर ओहदेदार के साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ लिखा जाता है जब वो रिटायर हो जाता है या फोत हो जाता है। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के वाहिद ब्यूरोक्रेट हैं, वाहिद फ़ौजी हैं कि जिनके नाम के साथ आज भी मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा लिखा जाता है, जबकि वो सदर भी रहे हैं और उससे पहले वो गवर्नर जनरल भी रहे, वो पाकिस्तान के पहले सदर भी थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर कैसी कैसी पोलराइजेशन होती रही। एक वक्त ये था कि 1970 में जब इलेक्शन हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो अवामी लीग थे उसने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल कर लीं, और उसके बाद जो इस साइड पे मगरबी पाकिस्तान था उसमें भुट्टो साहब को ज़्यादा सीटें नहीं ले सके, 88 सीटें थी इनकी। लेकिन 88 सीटों का जो लीडर था वो ये कह रहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और जब दूसरी साइड पे जिनकी सीटें 150 से ज़्यादा थी वो उनके बारे में, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में हम सब का ख्याल था कि उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए। और उससे जो पोलराइजेशन हुई उसमें क्या क्या गुल नहीं खिलाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर कहा था कि जो शख्स जो MNA ढाका जाएगा मैं उसकी टांगें तोड़ दूँगा। अब यहाँ पे मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि कौमी असम्बली उन दिनों ढाका में होती थी और गवर्नमेंट जो थी वो इस्लामाबाद के अंदर या पाकिस्तान के इस साइड पे मगरबी पाकिस्तान में होती थी। लिहाजा सेशन के लिए तमाम MNAs को ढाका जाना पड़ता था, और उस वक्त भुट्टो साहब ने कहा था कि जो MNA यहाँ से मगरबी पाकिस्तान से ढाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ दें। तो एक वक्त ये भी रहा है, फिर पाकिस्तान टूट गया, फिर उसके बाद जो पोलराइजेशन है, फिर मार्शल लगते रहे, फिर जो उतार चढ़ाव सियासत में आता रहा। तो आज का जो क्राइसिस है ये एक नया क्राइसिस नहीं है, पाकिस्तान में इससे पहले बेशुमार ऐसे क्राइसिस हुए हैं। सिर्फ आप भुट्टो साहब का दौर देख लें तो आपको शर्म आ जाएगी, आप हैरान हो जाएंगे कि जो कुछ आज हो रहा है भुट्टो साहब के दौर में तो इससे 1000 गुना ज़्यादा कुछ हो चुका है। हर बार गवर्नमेंट और अपोजिशन, बल्कि रोज़ ही गवर्नमेंट और अपोजिशन हाई कोर्ट के अंदर होती थी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होती थी। ये सारा क्राइसिस पाकिस्तान देख चुका है, लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा भी वही निकला कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब उसके बाद आए, और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो भी आपके सामने। तो अब हम आज के हालात की तरफ आते हैं। तो आज के हालात थोड़े से संगीन इस लिहाज से हैं कि पाकिस्तान माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो चुका है, और अगर ये सियासी पोलराइजेशन चलती रहती है तो पाकिस्तान माशी तौर पर मेल्ट डाउन हो जाए। IMF के पास हम फंसे हुए हैं, और IMF की सिर्फ एक ही डिमांड है, वो डिमांड ये है कि वो ये कहते हैं कि जब भी आप पाकिस्तान यहाँ पे आता है तो एक नया वज़ीर ख़जाना होता है। तो अब आपने ये तो बताएं कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है जब आप रोज़ वज़ीर ख़जाना बदल देते हैं, और पिछला वज़ीर ख़जाना जो कमिटमेंट करके गया होता है नया वज़ीर ख़जाना उसको रिजेक्ट कर देता है, कहता है जी वो तो पता नहीं आपके साथ क्या बात कर गए, तो हम आपके साथ क्या साइन करें। और इस तरह चाइना, इस तरह सऊदी अरेबिया, इस तरह कतर, इस तरह UAE, इस तरह अमेरिका, हर मुल्क ये पूछ रहा है कि भाई साहब आप करना क्या चाहते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी आपकी, क्यों आपको पैसे दे दिए जाएं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक साइड पे हम डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ ये सियासी अफरा तफरी है। तो ये पाकिस्तान को हम, मेरा ख्याल है, खुद अपने हाथों से तोड़ना चाहते हैं, और लिहाजा माशी हालात बहुत बुरे हैं, सियासी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, महंगाई बेइंतहा है पाकिस्तान के अंदर, और एक समाजी पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। हम सब एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं, एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं। तो अब ये जो सूरत हाल अगर चलती रहती है पंजाब के अंदर, तो मेरा ख्याल है पंजाब के अंदर सड़कों के ऊपर दाल बटेगी, जूतों के अंदर दाल बटेगी, हम एक दूसरे के गिरबान पकड़ेंगे, वहाँ पर लोगों की जानें जाएंगी, वहाँ कत्लो गारतगरी होगी, वहाँ पर बहुत ही हालात ख़राब हो जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल के सोल्यूशन सिर्फ दो ही हैं, इसके अलावा कोई तीसरा सोल्यूशन नहीं। ये गलत फहमी है इमरान खान साहब को कि अगर इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान की सिम ठीक हो जाएगी, बल्कि वो जो अगले इलेक्शन होंगे वो खूनी होंगे, और फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना पाकिस्तान को बर्बाद करने के मुतरादिफ होगा। बस इस सिचुएशन के सिर्फ दो ही हल हैं, और बिल आखिर इन दो हलों की तरफ ही हमें जाना पड़ेगा। पहला सोल्यूशन ये है कि सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं और बैठ के कोई पीसफुल सोल्यूशन पे जाएं, कोई एक चार्टर बनाएं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं, या चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाएं, या चार्टर ऑफ पाकिस्तान बनाएं, जिसके अंदर हर चीज़ आप इन ब्लैक एंड वाइट लिख लें। आप ये फैसला कर लें कि जब एक असम्बलियाँ हो जाएंगी तो उनकी मुद्दत पूरी होगी, 5 साल बाद ये इलेक्शन होंगे, ख्वाह रोज़ नई हुकूमत बने, ख्वाह रोज़ किसी न किसी गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और नई हुकूमत बन जाए।
और साथ आप ब्यूरोक्रेसी के बारे में फैसला कर लें कि पाकिस्तान के अंदर किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और किसी का टर्न्योर भी 3 साल से कम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आईजी आपने लगाया और कल अगर आपका वो हुक्म नहीं मान रहा तो आप उसको फारिग कर दें। जो भी ब्यूरोक्रेट अपनी सीट पे बैठेगा वो 3 साल तक अपने ओहदे पर रहेगा और जो रिटायर हो जाएगा उसे ख्वाह वो सुकरात क्यों ना हो, ख्वाह वो पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर ही क्यों ना हो, ख्वाह वो उतार ही क्यों ना हो, वो रिटायर हो जाएगा, उसको नहीं रोका जाएगा, उसको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये फैसला कर लें। फिर इस तरह ये भी फैसला कर लें कि स्पेशल कोर्ट्स होनी चाहिए और ये स्पेशल कोर्ट्स सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स को देखें और जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे उन स्पेशल कोर्ट्स में डिस्कस होंगे ताकि कोर्ट्स का टाइम वेस्ट ना हो। एक साइड पे फांसी का मुलज़म बैठा हुआ है, एक साइड पे किसी की दरख्वास्त लगी हुई है, 17 साल से उनके केसेस होल्ड पे हैं, उनको तारीखों पे तारीखें मिल रही हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल मामला जो हैं वो रोज़ अदालतों के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। तो उसके लिए या तो कोर्ट आप अलग बना दें या फिर ये फैसला कर लें कि जो पॉलिटिशियन होंगे उनका फैसला कोर्ट नहीं करेगी, वो असम्बली के अंदर ही होगा। आपने जो भी करना है असम्बली के अंदर ही फैसला करें, जो कुछ होना है वहीं पे हो जाए, अदालतों में मामलात नहीं जाने चाहिए, ये आप फैसला कर लें। इसके अलावा आप पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो इकनॉमिक डिसीजंस हैं, उसको 20 साल के लिए लॉक कर दें। कम से कम मुझे या आपको ये पता होना चाहिए कि अगले 20 साल तक पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी क्या है। अगर आप नया यूनिट बनाना चाहते हैं, कोई नया वेंचर करना चाहते हैं, जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आज कितना टैक्स होगा, कल कितना होगा, परसों कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, 20 साल बाद कितना होगा, ताकि आप कोई यूनिट लगा सकें और उसको चला सकें। सेम इसी तरह अगर आप मुलाजम हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल मेरे टैक्स में कितना इजाफा होगा, और ताकि आप अपने मामलात को संभाल सकें, देख सकें। अगर आप इसी तरह इन ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगे और आप एक किसी ब्लैक होल में ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। इस चीज़ का फैसला कर लें। फिर ये कि हमारी जो इकॉनमी है उसका 80% तो ब्लैक इकॉनमी में है, तो आपने उसको वाइट करें और लोगों को एक एमनेस्टी दें, बड़ी एमनेस्टी दें, जिसमें हर चीज़ हर शख्स डिक्लेयर कर दे और उससे कुछ पूछ पड़ताल न की जाए। लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज़ खुफिया नज़र आए या खुफिया मिले तो फिर उस आदमी को ना छोड़ें, ख्वाह वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी क्यों ना, या वो आर्मी चीफ ही क्यों ना, या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी क्यों ना, फिर उसे इबरत की निशानी बनाएं आप। इस तरह जो कानून है, जो इस तरह जस्टिस है, उसको परवेल होना चाहिए पाकिस्तान में। तो बेशुमार ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं जिनके अंदर काम करना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि सारे सियासतदान इकट्ठे बैठ के कोई एक मुत्तफ़िका लाएअमल तैयार कर लें और फिर उसके मुताबिक इस मुल्क को चलाएं, सिस्टम को चलाएं, फिर तो मुल्क बच सकता है। और अगर ये नहीं होता तो फिर सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इमरजेंसी है कि आप मुल्क में इमरजेंसी लगाएं, हर चीज़ को अनडू करें और जो जो सियासतदान काम नहीं करता या जिसने जो जो खांचे लगाए उनको फेंटा लगाएं और उसके बाद नई गवर्नमेंट बना के नई इलेक्शन करवा के फिर मामलात को सही सिमत में लेके जाएं। और अगर ये भी नहीं होता तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही टाइम लाइन्स बची हैं, 2 ही लाइफ लाइन्स बची हैं कि हम बैठ के इकट्ठा फैसला कर लें या फिर मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ का इंतज़ार करें। इसके अलावा पाकिस्तान को बचाने का अब कोई ज़रिया नहीं बचा, क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये अगर 6 महीने और चलती रहती है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं चल सकेगा।